नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, इन दिनों अपना जो प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है समास का। और समास में हमने द्वितीय व्यक्ति का जो सूत्र रहता है, द्वितीय श्रुतातीत पतित, वो वाला हमने पढ़ लिया था। अब हमें तृतीय व्यक्ति का सूत्र पढ़ना है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ठीक है, हम इस सूत्र का अध्ययन करेंगे अभी। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये जो सूत्र है, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। ये कहता है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया यानी तृतीय व्यक्ति युक्त कोई शब्द का समास होता है किससे? तो यहाँ सामने दो शब्द लिखे हैं, एक तो है तत्कृत और एक है अर्थेन। तत्कृत और एक है अर्थेन। मैं इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए तृतीया यानी तृतीय व्यक्ति युक्त किसी शब्द का तत्कृत अर्थेन, अर्थेन अर्थ शब्द के साथ, तत्कृत अर्थेन अर्थ शब्द के साथ समास होता है। यहाँ दो बातें कही गई, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना कि तृतीय व्यक्ति युक्त शब्द का अर्थेन शब्द के साथ समास होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं नीचे, तो लिखा है धान्येन अर्थ है। ये देखिए लास्ट वाला, धान्येन अर्थ है, तो धान्यार्थ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, धान्यार्थ होगा यहाँ पर। ठीक है, धान्यार्थ है। अब देखिए धान्येन तृतीय व्यक्ति का शब्द था और अर्थ है, ये अर्थेन में आया, अर्थ है, अर्थ के साथ। धान्येन शब्द का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ और वह हुआ धान्यार्थ है। ठीक है, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति के साथ सूत्र हुआ, लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो तत्कृत शब्द आया, इसका मतलब क्या है? तत्कृत जो शब्द आया, इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। तत्कृत मतलब उसके द्वारा कृत, उसके द्वारा कृत। किसके द्वारा कृत? तत् यानी तृतीय व्यक्ति के द्वारा। तत् तृतीय हो गया, और तत् उस तृतीय के द्वारा कृत किए गए गुणवचनेन। यहाँ गुणवचन का जो तात्पर्य है यह विकार या विकृति से है। क्या है? विकार या विकृति से। विकृति समझते हो? विकृति यानी कि जो होता है ना, जैसे अपने बोलते हैं कि काट छाँट देना या किसी को नष्ट कर देना, वो विकृति कहलाती है। ठीक है, जैसे तत्कृतार्थ यानी उस तृतीय व्यक्ति वाले शब्द के द्वारा अगर किसी में विकृति आती है, किसी में कुछ बदलाव आता है, तो उसके साथ भी समास होगा और वह तृतीय तत्पुरुष होगा। जैसे उदाहरण लिखा है संकुलया खंड है। ठीक है, संकुलिया बोलते हैं श्रोते को। श्रोता जैसे अपने को केरी काटने के लिए जो आता है, जब केरी का चाट डालते हैं तो केरी काटने के लिए आता है, या सुपारी काटने के लिए छोटा सा आता है, जो सुपारी के टुकड़े होते हैं, जिससे उसको बोलते हैं संकुला। ठीक है, यहाँ तृतीय व्यक्ति है संकुलया खंड है, यानी संकुला से काटा गया, श्रोते से जो टुकड़े होते हैं। अब टुकड़े एक विकृति है, मतलब कोई बड़ा हिस्सा था उसका टुकड़े टुकड़े टोटे कर दिए, तो वह विकृति है, खंड कर दिए उसके। तो इसलिए जिससे खंड हुआ उसके साथ तृतीय आएगी। ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना। इसकी जो वृत्ति है वह है तृतीयांतम, तृतीयांत अर्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च सहवा प्रागवत। प्रागवत यानी पहले के समान। एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, हमने जो पहला समास पढ़ा था सहसुपा, ठीक है ना, जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ सहसुपा। ये जो सुपा शब्द है, इसकी अनुवृत्ति बार बार प्रत्येक सूत्र में होगी। इस सुपा शब्द की अनुवृत्ति बार बार प्रत्येक सूत्र में होगी जहाँ तक समास में चलेगा। तो इसको ध्यान से देखना। जैसे यहाँ देखिए तृतीया अर्थेन, यहाँ अर्थ शब्द के साथ तृतीय कौन से? सुपा, सुबंत शब्द जितने भी होंगे उनके साथ जो तृतीय व्यक्ति के सुबंत शब्द होंगे और अर्थेन अर्थ शब्द के साथ होंगे, उनका समास होगा। और तत्कृत उस तृतीय व्यक्ति के द्वारा किए गए गुणवचनेन विकार के साथ भी समास होगा। जैसे एक का उदाहरण ये है और दूसरे का ये है। ठीक है, आगे तृतीय व्यक्ति का दूसरा सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। बहुलम का होता है विकल्प से। बहुलम का अर्थ है विकल्प से। विकल्प से कैसे?
जैसे समास चाहे तो करें और चाहे तो न करें, विकल्प से होता है समास, जरूर नहीं होता, जो उसको कहते हैं बहुल। इसका वृत्ति देखिए, कर्तरी करणे च, कर्तरी करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। यहाँ जो ये कृता शब्द है, इसको ध्यान से देखना, ये कृता शब्द कृत शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है। यहाँ कृत का अर्थ है कृदंत, ठीक है। कर्तरी करणे, कर्ता अथवा कर्ण में, कर्ता कारक अथवा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति हो और उसके बाद हो कोई कृदंत शब्द, कृदंत शब्द जैसे जिनमें कृत प्रत्यय लगे हों। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रियाओं के साथ रखते हैं, ठीक है ना, जैसे कतय, ये वाले, ठीक है, कतय, कतवतु, स्त्रीशांति, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। अगर कोई ऐसा कर्ता है जिसमें तृतीय विभक्ति है और उसके बाद कृदंत शब्द है, या कोई कर्ण है जिसमें तृतीय विभक्ति है और उसके बाद कृदंत शब्द है, तो उन दोनों में समास होगा और वह समास तृतीय तत्पुरुष में कहलाता है, ठीक है ना। और वह विकल्प से होता है, जैसे नीचे हम पढ़ते हैं, इसकी हिंदी पढ़ते हैं कि कर्ता और कर्ण अर्थ में हुए, कर्ता और कर्ण अर्थ में हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंत प्राकृतिक, कृदंत प्राकृतिक सुबंत शब्दों के साथ, कृदंत प्रकृति का अर्थ है जो कृदंत प्रत्ययों से, कृत प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं उनको कृदंत प्रकृति कहते हैं। बहुल से, बहुल का अर्थ विकल्प होता है, बहुल से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हरिणा त्रातो या हरिणा त्रात है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ उत्वसन दिख करके लिख दिया गया है, हरिणा त्रात है। अब इसको ध्यान से देखिए, हरिणा यानी हरि के द्वारा, त्राता यानी बचाया गया। जो त्राता है शब्द है, इसमें कतय प्रत्यय है, इसमें कतय प्रत्यय है। कौन सा है? कतय प्रत्यय, और कतय एक कृदंत प्रत्यय, इसलिए बाद में तो कृता यानी कृदंत प्रत्यय आ गया। उससे पहले है हरिणा, हरि किसके द्वारा बचाया गया? हरि के द्वारा, तो हरि इसमें कर्ता हुआ, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति। ऊपर यही बात कही गई थी कि जहाँ कर्ता अथवा कर्ण में तृतीय विभक्ति हो और बाद में कोई कृतंत प्रत्यय हो तो उन दोनों में समास होगा और वह तृतीय तत्पुरुष होगा। तो हरिणा त्राता को जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हरित्राता है, ठीक है। उसी प्रकार नखे ही भिन्न है, नखे ही नाखूनों के द्वारा छिन्न भिन्न किया गया। यहाँ पर नाखून कर्ता नहीं है, नाखून कारण है। जैसे मान लो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के नाखूनों से फाड़ा था, तो फाड़ने वाले तो थे भगवान, ठीक है, लेकिन किससे फाड़ा? नाखूनों से, वो साधन थे, कर्ण कारक था। यहाँ कर्ण में तृतीया है, ठीक है, और बाद में भिन्न है, भिद प्लस कतय, इसमें भी कतय प्रत्यय है, भिद प्लस कतय बनता है भिन्न है। तो यहाँ पर कर्ण में तृतीया है और बाद में कृदंत शब्द आ गया, इसलिए ये यहाँ समास होगा नख भिन्न है, ठीक है। अगर हमें समास करना होता है तो समास करने से पहले विभक्तियाँ हटाई जाती है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे ये अपने शब्द सामने हैं, नखे ही भिन्न है। अगर हम इसका समास करें, नख भिन्न है कैसे बना, तो इसके लिए अपने को करना होता है, जैसे पहला, इसमें दो शब्द है, पहला और दूसरा, दोनों की विभक्ति हटाओ। जब नखे ही की विभक्ति हटाएंगे शब्द बचेगा अपने पास नख, और भिन्न की शब्द हटाएंगे अपने पास बचेगा भिन्न, ठीक है। शब्द बन गया नख भिन्न, तो जो इसमें था वो वापस लगा दीजिए, शब्द बन गया नख भिन्न है, और ये लिखा है। समास ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इनको डिटेल में समझा दूँगा। आगे जो सूत्र है वह है चतुर्थी तदार्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। ये क्या कहता है कि चतुर्थी यानी चतुर्थी वाचक शब्दों में, चतुर्थी जो जिन शब्दों के अंत में चतुर्थी हो, ऐसे शब्दों के साथ अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन शब्दों का विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ देखिए, चतुर्थी जिन शब्दों के अंत में चतुर्थी हो, ऐसे शब्दों के साथ अर्थ, तदर्थ के बाद फिर अर्थ है, ठीक है। अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन शब्दों के साथ समास होता है। जैसे अपने यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं द्विजाय इयम, तो द्विजार्थ है, ये द्विजाय अयम है, सॉरी, द्विजाय अयम द्विजार्थ है। भूतेभ्यो बलि, भूत बलि, भूतेभ्यो की आप जब विभक्ति हटाओगे तो भूत बचेगा और बलि का बलि जोड़ दिया तो भूत बलि ही। गोभ्यो हितम, गो हितम, गो रक्षितम, इसी की तरह ये रक्षित के साथ बन गया, और सुखम में बन गया गो सुखम, ठीक है। युपाय दारू, यूप दारू। अब इसमें एक शब्द था तदर्थ, इस तदर्थ का अर्थ क्या होता है?
तदर्थ का अर्थ होता है प्रकृति विकृति भाव एवं इष्ट है। वैसे तदर्थ का अर्थ होता है चतुर्थ्यांतार्थ, यानी कि चतुर्थी अंत वाले शब्द। अब तदर्थेन का अर्थ है प्रकृति विकृति भाव एवं इष्ट है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द होगा वह प्रकृति विकृति यानी कि उस प्रकृति से निकला हुआ होगा। जैसे उपाय दारू का अर्थ होता है खंबे के लिए लकड़ी। अब लकड़ी उस खंबे की एक विकृति है, खंबे में से लकड़ी निकलती है यज्ञ के खंबे के लिए, ठीक है ना। तो एक दूसरे की प्रकृति विकृति है। यहाँ पर तदर्थ शब्द का अर्थ ये है, जब कंपटीशन में सवाल आ जाए कि चतुर्थी तदार्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही में तदर्थ शब्द से क्या अभिप्राय है, तो आंसर देना है प्रकृति विकृति भाव, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बिल्कुल आसान है। पंचमी भयेन, ये क्या कहता है कि पंचमी युक्त जिस शब्द के अंत में पंचमी हो, ऐसे शब्द के साथ अगर बाद में भयवाचक शब्द हो तो उनका समास होगा और वह पंचमी तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे शब्द है चोरात भयम, ठीक है। तो चोर की विभक्ति टाइम चोरात की विभक्ति टाइम चोर बचेगा और भय की विभक्ति टाइम भय बचेगा, बाद में वापस लगा देंगे तो चोर भयम, ये बना है चोर भयम, ठीक है। उसी प्रकार षष्ठी देखिए, षष्ठी क्या कहता है, षष्ठी ये कहता है कि अच्छा षष्ठी में सूत्र सिर्फ षष्ठी लिखा है, षष्ठी के सामने सूत्र सिर्फ षष्ठी लिखा है। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कोई सुपा, उस सुपा शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। इसका अर्थ है षष्ट्यंत युक्त शब्दों का सुपा यानी सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सुपा तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो समर्थ सुबंत के साथ अर्थ ये बनेगा, ठीक है। षष्ठ्यंत शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, ये लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। देखिए षष्ठ्यंत पद का यानी जिसके अंत में षष्ठी हो समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। जैसे राज्ञ है पुरुष है, राज्ञ की विभक्ति हटाएंगे राज बतेगा और पुरुष जोड़ देंगे तो पुरुष है, राज पुरुष है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना। आगे है सप्तमी विभक्ति, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सप्तमी सौंदेही, सूत्र है इसका सप्तमी सौंडेही, कि सप्तम्यंत का सौंड आदि शब्दों के साथ समास होता है। सौंड क्या होता है, सौंड का अर्थ होता है चतुर, ठीक है। ये एक गण है, पाणिनि जी ने अनेक गण बनाए थे, उन गणों में से एक है सौंड आदि गण, ठीक है। तो सौंड में अनेक शब्द, निपुण, चतुर, सौंड, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का सप्तम्यंत पद के साथ यानी जिसके अंत में सप्तमी धातु हो, ऐसे शब्द से सप्तमी विभक्ति हो, ऐसे पद से समास होगा और वह सप्तमी तत्पुरुष होगा। जैसे लिखा है अक्षेसु सौंड है, अक्ष का अर्थ होता है जुआ, पास से जो जुआ खेलते हैं ना वो, अक्षेसु सौंड है, जुए में चतुर है और समास बन गया अक्ष सौंड है। वैसे ही संस्कृते चतुर है तो संस्कृत चतुर है, ठीक है ना, इनका ध्यान रखना। आगे विशेष में मैंने कुछ लिखा है, इसको ध्यान से देखना। द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समासो ज्ञेय है। ये क्या कह रहा है, मैं आपको इसका सीधा हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये योग विभाग का मतलब क्या है, तो इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। इसमें मतलब ये जो हमने ऊपर सूत्र पढ़े थे, द्वितीय श्रितातीत पतित, इसके अलावा पढ़ा था तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, उसके अलावा पढ़ा था चतुर्थी तदार्थ बलित सुखरक्षित ही, इसके अलावा पढ़ा था पंचमी भयेन या सप्तमी सौंदर्य। तो क्या है कि इन सूत्रों के द्वारा ये जो जितने तत्पुरुष समास था ये सबका संभव नहीं था कि सारे शब्दों के साथ हो। इन सूत्रों में जैसे श्रित, बलि, भय आदि शब्दों के साथ इस समास का विधान किया गया, लेकिन वहाँ पर सूत्रों का विभाजन किया गया था। जैसे द्वितीय अलग लिखा गया था और श्रितातीत पतित ये अलग लिखा गया था, तृतीय अलग लिखा गया था, तत्कृतार्थेन अलग लिखा गया, ठीक है। पंचमी अलग लिखा गया था, भयेन अलग लिखा गया था, सप्तमी अलग लिखा गया था, सौंडेही अलग लिखा गया था, ठीक है। सूत्रों का ये विभाजन ही योग विभाग कहलाता है। अब ये विभाजन क्यों किया गया, तो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना। जैसे द्वितीय विभक्ति का सूत्र था द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यात्यस्त प्राप्तापन नहीं, ये सूत्र था। तो इसमें क्या है कि वो सूत्र तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि द्वितीयांत पद का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन शब्दों के साथ समास होगा, लेकिन जो शेष समर्थ शब्द और बच गए उनके साथ कौन सा सूत्र समास करेगा। तो उसमें दो शब्द थे, एक था द्वितीय, दूसरा था श्रितातीत पतित
गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, ये था। ठीक है, तो जो दूसरा शब्द है श्रितातीत पथित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, ये तो सिर्फ उतने शब्दों के साथ समास करता है। और जो पहला शब्द था द्वितीय, पहला शब्द था द्वितीय, आपको भी दिखाता हूँ मैं, ये रहा द्वितीय। और अभी मैंने 2 मिनट पहले एक बात कही थी कि यहाँ जो सुप सुपा पड़ा था, ये ऊपर से सबके साथ अपने अनुवृत्ति लाएगा। अनुवृत्ति का अर्थ है उसके साथ अपना अर्थ देगा। तो यहाँ पर जो ये द्वितीय शब्द है, ये द्वितीय जो शब्द है, इसके साथ सुपा शब्द वृत्ति दे रहा है, यह भी अनुवृत्ति दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि द्वितीय समास में जो सुपा शब्द था उसका भी अधिकार क्षेत्र आएगा, यानी द्वितीय तत्पुरुष के साथ सुबंत अन्य शब्दों का भी समास होता है। जैसे अपने नीचे उदाहरण लिखा था अभी, जैसे वेदम विद्वान का अर्थ बनेगा वेद विद्वान। ठीक है, उसी प्रकार तृतीया जो था, तृतीया में भी उसके जो शब्द लिखे थे कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, उनके अलावा भी शब्द बनेगा जो तृतीया सुपा उसके अनुवृत्ति आकर के बनेगा। जैसे मदेन अंध है, मदांध है। धर्मा चतुर्थी बनेगा धर्माय नियम है, धर्म नियम है। पंचमी बनेगा द्विजात इत्र है, द्विजेत्र है। और सप्तमी बनेगा भुवने विदित है, भुवन विदित है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी जो अपने आगे जो नेक्स्ट कर्मधारय समास होगा उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय।